स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, हम लोग जो एसी से पावर ट्रांसमिट करते हैं उसमें समस्या क्या है जो हम लोग डीसी में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, जो भी लाइन में एसी कैरी किया जा रहा है, जैसे कोई कंडक्टर है जिसमें एसी चल रहा है, उसमें एक समस्या आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि वो समझिए एक तौर पर कैपेसिटर बिहेव कर रहा है, यानी वो कैपेसिटर का एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट ग्राउंड है और दूसरे और भी कैपेसिटेंस के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी पावर लॉस हो जाता है। मतलब समझिए कि आपका पूरा जो केब ये मतलब ग्रिड है वो खुद ही बिजली बर्बाद कर दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस लॉस नहीं बात कर रहा हूँ, ये कैपेसिटेंस लॉस है। और इसीलिए इसे बहुत ऊपर रखना पड़ता है, ज़मीन से जितना दूर हो सके कर सकें, एक दूसरे से जितना दूर होना हो सके करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हो ऐसा करने का मतलब होता है दाम बहुत बढ़ जाता है, ये सब पाइलॉन का दाम बहुत बढ़ जाता है, जितना ज़मीन खरीदना पड़ता है वो महंगा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है और इसका एक सीरियस साइड इफेक्ट है कि अगर आप बहुत लंबा भेजते हैं, जैसे कि 600 किलोमीटर से दूर जाने लगेंगे, बहुत कम पावर पहुंचेगा। जहां आप 1000 किलोमीटर क्रॉस किए, बहुत बहुत ही कम का पावर आएगा और 2000 किलोमीटर भूल जाइए, नहीं पहुंचने वाला। इसका एक फिजिकल डिस्टेंस लिमिट है कि जिसके बाद ये इतना कम पावर भेजेगा कि कोई मतलब नहीं है। और समुद्र के नीचे आप इसे नहीं डाल सकते, पानी के नीचे भी ज़्यादा दूर नहीं डाल सकते। मतलब जहाँ पे भी आपको कोई दूसरे मटेरियल के नज़दीक रहना है, ये एसी नहीं काम करेगा, उसका कैपेसिटेंस लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ये फिजिक्स बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। फिर एक होता है स्किन इफेक्ट, यानी कि आप कभी भी नोटिस करेंगे कि मोटा मोटा तार क्यों नहीं रहता है। आप देखते होंगे ब्रिज देखते होंगे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त तार रहता है, तो वहाँ पे हम लोग वैसा ना लटका के, ऐसा क्यों, मतलब कंडक्टर फैला फैला के क्यों रखते हैं? क्योंकि आप कभी भी नोटिस करिए, जितना बड़ा पावर प्लांट होगा या जितना बड़ा सब स्टेशन होगा उतना ज़्यादा उसमें कंडक्टर बंडल रहेंगे। जैसे कि 3 कंडक्टर का बंडल हो सकता है, 2 कंडक्टर का बंडल हो सकता है, 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो 8 कंडक्टर का बंडल होगा, यानी 8 तार एक फेज के लिए रहेगा। तो भाई एक फेज है तो उसमें 8 तार क्यों डाल रहे हैं? वो कारण यही है, स्किन इफेक्ट। यानी कि जब भी कोई कंडक्टर में करंट गुजरता है, करंट गुजरने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बना, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक रिएक्शन होता है जिसे लोरेंस लॉ के चलते उसमें काउंटर मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। और इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि सेंटर में, यानी कि कोर में, आपका बिजली का ट्रांसमिशन एकदम कम हो जाता है। यानी कि अगर आप मैथमेटिकली निकालते हैं कि मेरे को ये क्रॉस सेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन्स मैं इधर से उधर कर सकता हूँ, बम बम नंबर आएगा। लेकिन आप एसी भेजेंगे वो नंबर नहीं अचीव हो पाएगा। कारण है कि वो बीच में जा ही नहीं रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसे पुश कर दे रहा है। तो साइड इफेक्ट ये होता है कि ये बीच में कंडक्टर लॉस हो जाता है। तो इसलिए एक मोटा अगर तार आप इस्तेमाल करते भी हैं वो नहीं यूज़ हो रहा है। मतलब समझिए जितना आप इसमें कॉपर या एल्युमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब समझिए बीच का काफ़ी बड़ा परसेंटेज वेस्ट हो रहा है। ये यूएस में और भी खराब है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा, यानी ये स्किन और पतला होते चला जाएगा। तो जैसे सबसे भयानक केस होता है 400-300 हर्ट्ज का जो बिजली इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन्स में। लेकिन एरोप्लेन मतलब एक प्लेन के अंदर का ही बात हो रहा है तो उतना टेंशन नहीं है। लेकिन यूएस के केस में 60 हर्ट्ज है तो स्किन और छोटा होगा। इंडिया के इसमें 50 हर्ट्ज है तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा मोटा स्किन बन जाएगा। तो ये एक सीरियस समस्या बनता है। इसीलिए सारे कंडक्टर को, मतलब 6 कंडक्टर का बंडल हो, 8 कंडक्टर का बंडल हो, कभी भी एक मोटा कंडक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते। और एसी सिस्टम का एक सीरियस लिमिटेशन होता है जिसे कहते हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर। यानी कि कभी भी आप ट्रांसफार्मर देखेंगे उसमें कभी भी रेटिंग ऐसा नहीं रहेगा मेगावाट, हमेशा रहेगा एम वी ए, यानी मेगा वोल्ट एम्पेयर। यानी कि उसको एक्टिव पावर, यानी जितना वो मेगावाट एक्चुअली सप्लाई कर सकता है, प्लस रिएक्टिव पावर, यानी वो पावर को ठेलने के लिए पावर चाहिए। तो वो दोनों मिला के काफ़ी ज़्यादा लॉसेस बनता है। तो एसी ग्रिड में ये बहुत सीरियस पावर खा जाता है। मतलब आपका पावर इसलिए नहीं खपत हो रहा कि कोई खत्म उसको कंज्यूम कर रहा है दूसरे तरफ, वो खत्म इसलिए हो रहा है कि आप उसको ठेल रहे हैं उस स्तर तक। तो ये एक सीरियस बात हो जाता है। और अभी का जितना भी एसी ग्रिड सिस्टम है उसमें 3 लाइन चाहिए मिनिमम, यानी कि 3 फेज चाहिए होता है। तो ये सब मिला के ये सब एक सीरियस समस्या है। तो बात करते हैं डायरेक्ट करंट इसे कैसे सॉल्व करता है। डायरेक्ट करंट लो टू नो कैपेसिटेंस। अब लो कैपेसिटेंस मैं लो इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए वोल्टेज लेवल आपका चेंज होता है, कैपेसिटेंस के तौर पे बिहेव करेगा। चेंजिंग वोल्टेज कैपेसिटेंस में नहीं अच्छा लगता है। तो कैपेसिटेंस, अगर आपका वोल्टेज एकदम स्टेबल है, जैसे मान लीजिए आपने 100 केवी कर दिया, अब वो स्थिर है, कोई कैपेसिटेंस नहीं हुआ। एक बार जब आप पावर ऑन करेंगे, यानी आपका ग्रिड चालू होगा, एक बार कैपेसिटेंस लॉस होने वाली है, मतलब कई मेगावाट की बिजली स्वाहा हो जाएगी आपकी। लेकिन एक बार जब वो चालू हो गया तब उसका कुछ नहीं होना, हो गया, खत्म खत्म, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसीलिए इसे अंडरग्राउंड भी डाला जा सकता है, अंडर सी भी डाला जा सकता है। यानी कि जितने भी ऑफ शोर विंड फार्म के पीछे लोग भाग रहे हैं, जहाँ पे उसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे शांति से लोग HVDC इस्तेमाल करने लगता है। एसी थोड़ा दूरी के लिए तो आप हाथ पैर मार भी सकते हैं। जैसे ही 80 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है या 80 किलोमीटर में ही बात करें, शांति से लोग बोले शांति
शांति से डीसी इस्तेमाल करो, नहीं तो समुद्र का पानी ही आपका सारा एनर्जी खा जाएगा। तो अंडरग्राउंड में भी यही बात होता है कि हम लोग अंडरग्राउंड तार क्यों नहीं डालते हैं, कारण यही है कि वो कैपेसिटेंस खा जाएगा बिजली आपका, मतलब आपका 100 मेगावाट भेजा गया, उसमें से कहिए 10 मेगावाट आपका ज़मीन खा जाएगा। तो ये सब कारण से डीसी इस्तेमाल करने का फ़ायदा होता है। प्लस डीसी को अगर लंबे दूरी करते हैं तो उसका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, यानी कि ये क्रॉस ओवर पॉइंट होता है कि मतलब एसी सस्ता है सस्ता है सस्ता है सस्ता है, लेकिन जैसे ही आप 600 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तब आपका डीसी सस्ता होने लगेगा। 600 किलोमीटर से नीचे लोग बन गए हैं यार एसी से काम चला लो, लेकिन आप मुंह खोल के बोल देते हैं कि मेरे को, जैसे कि अभी इंडिया के केस में एक दो लिंक है जो 1000 किलोमीटर क्रॉस करता है, चुपचाप से डीसी लो। चाइना के केस में उनको है कि भैया नॉर्दर्न प्रोविंस से साउदर्न प्रोविंस तक जोड़ना है, मतलब जो रूरल एरिया है जहाँ पे खूब हाइड्रो डैम भयानक पुष्ट बना रहे हैं उसे जोड़ना है, मतलब सिटी सेंटर से शांति से 2000 किलोमीटर के आसपास का लिंक बन रहा है, शांति से HVDC इस्तेमाल करो। क्योंकि HVDC आपको हर जगह सुनने को मिलेगा 50% लेस लॉस होता है। तो 50% लेस लॉस का मतलब होता है कि 3% लॉस होता है पर 1000 किलोमीटर, एसी का 6% लॉस होता है पर 1000 किलोमीटर, और वो एक्सपेनेंशियल है, यानी कि हर किलोमीटर में बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए 2000 किलोमीटर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग ना, 1000 में पहला 1000 में आपने 6 गाया, अब उसके बचे हुए में आपका फिर से 6% खटेगा। तो इसीलिए डीसी लोग इस्तेमाल करते हैं, और डीसी बहुत लंबा दूरी तक जा सकता है जिसमें यूजफुल पावर दे। लॉस जरूर होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसमें लॉस नहीं होता है, लेकिन कम हो जाता है। और इसका यह है कि इसका स्किन इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि आप थिक केबल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मोटा केबल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इतना मोटा केबल जो कि एसी में अगर आप इस्तेमाल करेंगे बीच वाला कंडक्टर कोई काम का रहेगा नहीं। तो यहाँ पे डीसी में ऐसा नहीं है कि डीसी में आप ये पूरा कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो और मोटा कंडक्टर बना सकते हैं, यानी कि एम्पेयर बढ़ाने के लिए हम लोग क्यों नहीं ज़्यादा एम्पेयर बढ़ा सकते हैं, केबल मोटा यूज़ ही नहीं करेगा एसी करंट। डीसी में वैसा दिक्कत नहीं, आप एकदम मोटा बनाइए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बना दीजिए, जितना मोटा बनाना है बना दीजिए। जनरली आपको अभी भी बंडल ही कंडक्टर दिखेंगे, कारण ये है कि वो मैन्युफैक्चर ऑलरेडी होता है, फालतू का नया चीज़ क्यों बनाए। हाँ, लेकिन जब भी अंडरग्राउंड करना रहता है या बेरियल रहता है तब इसका फायदा तुरंत आ जाता है। स्किन इफेक्ट नहीं है, यानी कि भरपुष्ट साइज का केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वही केबल इस्तेमाल किए जो मतलब पहले से लगा हुआ था, मान लीजिए आपका जो इंटरकनेक्ट है दो सब स्टेशन के बीच का, वो पहले से ही था, उसको आप छेड़ते भी नहीं, मतलब उसमें आप पोल में हाथ भी नहीं लगाते, तब भी आप ज़्यादा बिजली कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन इफेक्ट के कारण मतलब कहा जाता है 30 to 40% केबल का कैपेसिटी वेस्ट हो जाता है, जाता ही नहीं। तो यानी 30 to 40% ज़्यादा पावर आप डीसी में भेज सकते हैं। और जनरली ये समझिए कि अगर आप बहुत लो बजट में हैं तो आप सिंगल कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 3 कंडक्टर से जगह पे आप शांति से एक कंडक्टर से कर सकते हैं, जिसमें रिटर्न टू ये कर दिया जाता है, रिटर्न टू ग्राउंड कर देते हैं, दोनों साइड का नेगेटिव अर्थिंग जो है दोनों के ग्राउंड में कर दिया जाएगा, कंप्लीट लूप नहीं बनाया जाता है। तो जैसे कि डीप सी कनेक्शन करना चाहते हैं या दो देश को जोड़ना चाहते हैं जहाँ समुद्र के बीच से गुजर रहा है, तो वहाँ पे सिंगल पोल कनेक्शन डाला जाता है, मोनोपोल कनेक्शन डाला जाता है, कारण ये कि सस्ता पड़ता है, 2 केबल बिछाना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव महंगा पड़ेगा, तो सिंगल पॉजिटिव से ही काम निपटा देते हैं। तो ये करके काम हो सकता है, तो इसीलिए दाम भी कम होता है। और जो आप लोग जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी, अल्ट्रा का सीधा मतलब होता है 800 केवी से ऊपर। ये मुझे भी नहीं समझ रहा 800 केवी में क्यों है, मतलब 1000 पे होता तो सेंस बनता कि एमवी में आप नाप रहे हो तो ठीक है, लेकिन है 800 केवी से ऊपर का है तो कंपनी उसको बोले कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी आप इक्विपमेंट में जा रहे हैं। तो ये हुआ डायरेक्ट करंट का फ़ायदा। मोटा तार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत लंबी दूरी तक भेज सकते हैं, और अगर आप वही तार इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से एसी के लिए बिछाया गया तो भी आप ज़्यादा बिजली भेज पाएंगे। तो बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो अब बात करते हैं कि बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसफार्मर। हम लोग डीसी को इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते, डीसी का वोल्टेज अप डाउन करना लगभग नामुमकिन होता है। तो हिसाब ये रहता है कि आपका कोई भी जनरेटर है, कोई भी पावर प्लांट है, जनरली उसमें होता है 3 फेज का सिस्टम, जनरेटर भी 3 फेज ही होते हैं। तो 3 फेज को लेके उसे 6 बना दिया जाता है। बोले भाई ये कहाँ से हो गया, तो होता है कि आपका जो 3 फेज आ रहा है वो मान लीजिए डेल्टा या वाई कनेक्शन में होगा, और उससे आपका 3 फेज आ गया ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर्स रहते हैं उस कोर में 2 कोर पैरेलली लगा रहेगा, एक कोर रहेगा वाई के कन्फिग्रेशन में, एक कोर रहेगा डेल्टा कन्फिग्रेशन में। तब जब आप दोनों का आउटपुट लेंगे तो आपको 60 डिग्री फेज एंगल के जगह पे 30 डिग्री फेज एंगल मिलने लगेगा, यानी आपका टोटल जो मतलब पोल्स हैं वो बहुत बढ़ जाता है। यानी कि आपके पास 6 फेज आ रहा है जो 30 डिग्री पे है, और आप बोलेंगे इतना तिगड़म वाला काम क्यों कर रहे हैं। इसका एक फायदा होता है, पावर फैक्टर जो है वो बहुत अच्छा होता है। जनरेटर पे आप अच्छा पावर फैक्टर रखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा हुआ आप नहीं करना चाहते हैं, तो पावर फैक्टर बहुत अच्छा हो जाता है अगर इस तरह का सिस्टम इस्तेमाल किया जाए। और आपके पास
जब भी आप डीसी ब्रिज रेक्टिफायर बनाना चाह रहे हैं, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोल डालना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पल्स रखना चाह रहे हैं, तो जितना ज़्यादा पल्स रहेंगे डीसी उतना स्मूथ आएगा। यही मान लीजिए 3 रहता तो गैप इतना होता, इतना से इतना रहता। सिंगल फेज रहता है ऑलमोस्ट इतना डिप हो जाता जब मतलब करंट ओवरलैप होता है साइन वेव में। तो जितने ज़्यादा पोल्स रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। तो आपका 6 फेज हो जाने से बहुत ज़्यादा, मतलब 12 हो जाता है, 6 का आधा, मतलब आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव, डबल हो जाता है, 12 हो जाता है, ऑलमोस्ट शुद्ध डीसी आता है। मतलब उस पर अब कितना बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे, कितना बड़ा इंडक्टर लगाएंगे उसे स्मूथ करने के लिए, वो बहुत कम हो जाता है, इसीलिए करते हैं। और जितना भी अगर आप अभी टाइप की जगह HVDC ट्रांसफार्मर, आपको बड़ा अजीब चीज़ देखने को मिलेगा कि भैया दो डंडा निकला हुआ है। आपको देखिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जिसमें दो डंडा निकला है, तो ये क्या ये डीसी लाइन है? नहीं, ये सिर्फ ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये सिंगल फेज है। यानी कि ये समझिए कि पहले के सिस्टम में ये आपको मिल जाता है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो था कि मतलब 3 तार गया 6 तार निकला, वो आजकल आपको नहीं मिलेगा। आजकल बड़े बड़े प्लांट है, जैसे इंडिया हो चाहे चाइना हो, वहाँ पे आपको मिलेगा कि हर फेज के लिए एक अलग ट्रांसफार्मर है। जैसे कि ये सीमेंस का सबसे बड़ा अभी तक का 1200 वोल्ट ये सिस्टम से चला जाता है, 1200 केवी तक चला जाता है। तो ये है कि एक फेज इसमें आएगा जनरेटर से और 2 फेज निकल जाएगा, और ऐसे ही करके 3 ठो ट्रांसफार्मर रखे रहेंगे। वो तीनों ट्रांसफार्मर मिला के आपको वो 3 फेज टू 6 फेज वाला काम कर रहा है। इसीलिए इसमें 2 डंडी निकला रहता है बड़ा बड़ा, जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज का है। तो ट्रांसफार्मर ये समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए आपको देख के थोड़ा अजीब लगे, भैया 2 डंडी क्यों है, एक इनपुट है 2 निकल क्यों रहा है? वही है, सिंगल फेज है, मतलब समझिए एक फेज को लेकर वो डबल कर देता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का साइड। ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन हाँ ये समझिए आजकल ये ट्रांसफार्मर काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका लिफ्ट हो गया, लिफ्ट अगर बड़ा है तो उसमें जनरली जो मोटर ड्राइवर है वो यही इस्तेमाल करता है, 3 फेज टू 6 फेज। कारण इससे ये हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं, और जो मैंने बताया पावर फैक्टर भी काफ़ी इंप्रूव होता है, यानी बिजली बिल कम आता है। तो ये ट्रांसफार्मर का खेला है। और इसी के बाद जब जो मल्टी फेज निकल रहा है उसके कन्वर्ट करके उसे डीसी को बनाया जाएगा। तो अब आते हैं मैजिक में, यानी कि कन्वर्टर स्टेशन। यहीं पे अभी तक जितना भी चीज़ मैंने बात किया, यानी कि जितना मतलब इसका पोल बनाने का खर्चा है वो कम आता है, इसका तार बनाने का खर्चा वो कम आता है, हर चीज़ में ये पैसा बचाता है। ज़्यादा दूरी भेजेगा यानी कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हर मामले में सस्ता है। जैसे ही आप कन्वर्टर स्टेशन छूते हैं दाम आपका तड़तड़ा के भाग जाता है। इसीलिए हर कोई हर समय हर जगह नहीं इस्तेमाल करता है कन्वर्टर स्टेशन। अब जाके ऐसा होने लगा, IGBT का डेवलपमेंट इतना अच्छा हो गया है कि अब जाके 30 मेगावाट का यूनिट बनाया जा सकता है। तो अब जाके लोग बात कर रहे हैं कि मतलब छोटे छोटे इंटरकनेक्ट पे भी डीसी इस्तेमाल किया जाए, पहले तो सवाल ही नहीं था। तो हिसाब वही समझिए, कन्वर्टर स्टेशन ही सबसे महंगा डिपार्टमेंट होता है। और कन्वर्टर स्टेशन जहाँ पे भी बनाया जाता है जनरली वो 2 वे होता है, यानी कि वो AC को DC में बदलेगा और DC को फिर से AC में बदल सकता है। यानी कि बिजली आप बेच रहे हैं और मान लिया किसी कारण से खरीदना पड़ गया, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। यहीं पे सारा मतलब खेला जो है HVDC का सब सस्ता है, सिवाय इसको। जैसे ही आप इसको छुएंगे दाम भाग जाएगी। ये बात सही है, एक बंदा है, क्रेन है, इतना बड़ा एक वाल्व है, एक ऐसे ऐसे आपको ये हो सकता है 6 सिस्टम लगेगा। तो समझ लीजिए सब भरपुष्ट साइज़ का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा है, इसीलिए ये सब जनरली सस्ते मतलब कम मेगावाट में नहीं किया जाता है। और जहाँ पे भी बात कर रहे हैं आपको आराम से कोई बोले कोई 800 मेगावाट से नीचे बात नहीं करेगा, जहाँ पे भी अल्ट्रा हाई वोल्टेज DC के बारे में बात किया जा रहा है। तो पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे थायरिस्टर वाल्व्स, ये 1977 से मार्केट में आया है। हाँ ये बहुत पहले से बना था, इससे भी पहले से मतलब समझिए 1900 से लोग इस्तेमाल करते, लेकिन उस टाइम मर्करी वेपर आर्क इस्तेमाल किया जाता था। मर्करी वेपर वाल्व इस्तेमाल करते थे, वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। फिर जब सॉलिड स्टेट आया, थायरिस्टर आया, तो आप लोगों को पता होगा बहुत पुराना अगर आपके पास इन्वर्टर होगा तो उसमें थायरिस्टर्स इस्तेमाल होते थे। तो थायरिस्टर से गाड़ी खोल दी गई। थायरिस्टर में ये था कि इसको बिजली जो है ऑन ऑफ जो है मेन जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे AC ऑलरेडी होना चाहिए। आप समझिए बिजली ऐड कर रहे हैं, जैसे ये पावर प्लांट मान लीजिए 600 मेगावाट का है, तो ये 600 मेगावाट ऐड कर रहे हैं, आप कभी भी इसे जीरो में नहीं डाल सकते। थायरिस्टर वाला कोई भी प्लांट जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, उसको हमेशा AC इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए। तो वो AC इलेक्ट्रिसिटी लेता है और इसको ट्रिगर करता है। तो बोलेंगे ठीक है ट्रिगर तो कर दिया, तो फिर ऑफ कैसे करेगा? ऑफ नहीं कर सकता, इसीलिए थायरिस्टर को हमेशा एक्टिव ग्रिड चाहिए। ग्रिड जब जीरो में जाएगा तो वो जबरदस्ती का फोर्स बैक कर देता है कि भैया तुम बंद हो जाओ। तो थायरिस्टर के लिए इसीलिए इसमें काम तो करता था, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं था। अब लेकिन जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, यानी कि IGBT का बहुत बड़ा भाई VSC है, ये 1997 से मार्केट में आना शुरू हुआ है। ये आपको जीरो से स्टार्ट करने चालू दे देता है, यानी कि आपका जो थायरिस्टर वाला सिस्टम है, जब तक वहाँ पे जहाँ पे आप बिजली भेज रहे हैं वहाँ पे एक लाइन एक्टिव सोर्स नहीं है, आप नहीं काम कर सकते, वो समस्या खत्म हो जाता है। यानी कि अब आप किसी को भी किसी से जोड़ सकते हैं जब से वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर इस्तेमाल करने लगे। ये मतलब समझिए अच्छे क्वालिटी का इन्वर्टर है। तो पहले क्यों नहीं करते थे? इन्वर्टर बहुत पहले बना दिया, लेकिन जैसे आप मुंह खोल के बोलिएगा किसी IGBT मैन्युफैक्चर के पास कि हमको चाहिए जो मिलियन वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, बोले देखो उधर दरवाजा है, गायब हो जाओ। तो हिसाब वही समझिए, अब जाके ये पॉसिबल हो गया है, और यही इनका सबसे मेन कारण है। आप तो सोचिए अब घर में भी तो वही है ना, DC to AC करने वाला इन्वर्टर सब, तो वो उतना सस्ता क्यों है? कारण वही है
कि वो लो वोल्टेज पर कर रहा है। जैसे कितना होगा आपके घर में 48 वोल्ट वाला सिस्टम, 48 से उसको 48 वोल्ट डीसी को 48 वोल्ट एसी बनाता है, 48 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर से आपका 220 बन जाता है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो आप मुंह खोल के किसी के सामने बोले कि हमको मिलियन वोल्ट को जैसे मान लीजिए 33 किलो वोल्ट में बदलना है। होगा ही नहीं, डीसी में वैसा करना ही नहीं पॉसिबल। इसीलिए ये पूरा सिस्टम हाई वोल्टेज में काम करता है। तो यही समझिए, पूरा सबसे एक्सपेंसिव पार्ट एचवीडीसी का यही होता है। और ये बहुत वीक लिंक है। कारण ये है कि अभी तक समझिए पूरी दुनिया में सिर्फ टोटल घुमा फिरा के देखिए 3 ही मैन्युफैक्चर है, जिसमें एबीबी एक तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है, दूसरा सीमेंस है, तीसरा एम्स्ट्रम है। और है ही नहीं, मुझे खोजने को भी नहीं मिला। मतलब होंगे, कोई ना कोई तो होंगे ही जरूर, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा आप मुंह खोलेंगे कि जैसे मेरे को 800 मेगावाट इधर से उधर करना है, 1000 मेगावाट करना है, 12 गीगावाट इधर से उधर करना है जो चाइना कर रहा है, तो वो सब में तो शांति से यही तीनों मैन्युफैक्चर्स आपको कर सकते हैं। उसमें सबसे टॉप पे एबीबी चल रहा है, क्योंकि एबीबी 70 साल पहले से इसी पे मेहनत कर रहा है। तो मतलब हाँ, वो मरकरी आर्फ के टाइम से उस पर मेहनत कर रहा है, इसीलिए उनके पास इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो यही है, कन्वर्टर स्टेशन ही सबसे तिगड़म वाला चीज़ है। और वही समझिए, थायरिस्टर हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे, अब हम लोग वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि ब्लैक स्टार्ट करना पॉसिबल दे देता है। तब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चाहिए। ये इंडिया का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिर्फ एबीबी का, इसके सिवा कई सारे और लिंक भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1500 मेगावाट का एक लिंक है, 500 मेगावाट का एक लिंक है, और दूसरा भी 1500 मेगावाट का है, और 500 मेगावाट, और एक तो 8000 मेगावाट यानी कि 8 गीगावाट। तो ये सब समझिए कि ये नॉर्थ ईस्ट आगरा जो इंटरलिंक बनाया जा रहा है, ये दुनिया का पहला मल्टी पॉइंट है। यानी कि ए टू बी हम लोग हर जगह आपको एचवीडीसी मिल जाएगा, ए टू बी टू सी बहुत कम जगह मिलेगा। ये पहला लिंक है जो ए टू बी टू सी है, ये इंडिया में पहला बनाया गया और पूरी दुनिया का फर्स्ट है। तो ये समझिए कि इससे रिन्यूएबल्स का क्या लेना देना है। रिन्यूएबल्स का सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका रिन्यूएबल्स मान लीजिए राजस्थान में यहाँ हो रहा है, आपको खपत यहाँ करना है, तो कैसे भेजेंगे? वो बिजली सिर्फ एचवीडीसी इधर से उधर कर सकता है। इसीलिए चाइना एचवीडीसी पे इतना मेहनत कर रहा है, इंडिया इतना मेहनत कर रहा है कि इंडिया के भयानक भयानक इन लोगों को डैम बनाना है एकदम नॉर्दर्न साइड में, और एकदम उससे बिजली निकाल के सेंटर इंडिया में ले आना है। तो ये सब करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो वही होता है ना कि आपको ज़्यादा दूर तक बिजली भेजना है। और फिर जैसे विंड फार्म वाले आपको यहाँ है, और आपका आराम से हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये विंड फार्म चल रहा है, आपका बिजली मतलब एक्सीड कर रहा है, तो आपको बंद करना पड़ जाएगा पावर प्लांट। और ये होता है जिसे हम लोग कहते हैं कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट बहुत बड़ा समस्या है कि जितने भी विंड फार्म्स हैं चल रहे हैं, लेकिन ग्रिड का लोड कम हो गया, क्योंकि ग्रिड सिर्फ मतलब अभी जो ग्रिड है कहने को इंटरकनेक्टेड है, लेकिन वो इंटरकनेक्ट समझिए सिर्फ बैकअप में इस्तेमाल होता है, और सिर्फ थोड़ा सा पावर इधर उधर करता है, मतलब सिर्फ ग्रिड सिंक के लिए है वो। लेकिन अगर आप एनर्जी ट्रांसमिट करना चाहते, ज़्यादा इधर से उधर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे जितना जनरेट हो रहा है वो यहीं पर रहेगा, यहाँ जनरेट हो रहा है यहीं रहेगा। एचवीडीसी इंटरकनेक्ट इकलौता ऐसा टेक्नोलॉजी जो अलाउ करता है इसको बाईपास करने का। तो यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ओवर जनरेट हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, बंद मत करो, बिजली अभी भी बेचो, पैसा अभी भी कमाओ, लेकिन उसे यहाँ भेज दो। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि रात में मान लीजिए यहाँ हो रहा है, यहाँ पे खूब डिमांड बढ़ गया, यहाँ से यहाँ आप जोड़ दीजिए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अभी डिस्टेंस जो है एक सीरियस लिमिटेशन है, इसीलिए कहीं पे भी बहुत सारे सोलर फार्म बन जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सोलर फार्म में एक्चुअली पैसा बना रहा है, बहुत टाइम में वो बंद रहता है। विंड फार्म में तो आपको देखने को मिलेगा कि अरे 100 टर्बाइन है, उसमें से 25 बंद है। कारण है कि कर्टेलमेंट कर दिया, या तो सर्विसिंग के लिए बंद होगा या तो कर्टेलमेंट के लिए, यानी कि ग्रिड में उतना डिमांड ही नहीं है, तो इसी कारण से कर्टेलमेंट होता है। और कर्टेलमेंट का कुछ केसेस में कहा जाता है कि 50% कर्टेलमेंट पर चलता है, यानी कि कितना टाइम वो बंद है वो ज़्यादा टाइम है। तो ये अगर ऐसा ग्रिड बना दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी इधर से उधर पूरे देश में कर सके, तो इंडिया में सिर्फ सोलर और विंड से ही आधा काम हो जाएगा, और हाइड्रो टर्बाइन बाकी का लोड संभाल लेगा, अगर हम लोग ऐसा इंटरग्रिड बनाते हैं। तो इसीलिए समझिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ग्रीन ग्रिड के लिए एकदम कंपलसरी। इसलिए चाइना भी इस पर कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन तो चाह रहे हैं कि उनका एचवीडीसी लिंक पूरा यूरोप को संभाल ले। और एक तो प्रोजेक्ट खोल दिए कि ऑस्ट्रेलिया का पूरा डेजर्ट खरीद के वहाँ पे सोलर फार्म बनाएंगे और उससे यूरोप तक भेजेंगे। तो देखिए वही समझिए, तो हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं जो एचवीडीसी है, वो बेयर बैकबोन है, यानी कि बल्क एनर्जी इधर से उधर करता है, लेकिन उसे इंटरलिंक में जाएगा, जो कि ये इंडिया में पहला बन चुका है। नीचे मैंने वीडियो दे दिया है। और इसमें ये समझिए कि हर पूरी दुनिया को चाहिए ये ऐसा चीज़ जिसको पाकिस्तान को भी चाहिए, चाइना को भी चाहिए, नेपाल को भी चाहिए, हर किसी को ये चाहिए। और इसमें जैसे ही कन्वर्टर सस्ता होने लगेगा, धड़धड़ा के लोग करने लगेंगे, क्योंकि अभी तक जितना चीज़ लग रहा है वो नॉर्मल मैन्युफैक्चर से आप खरीद सकते हैं। आप नॉर्मल मैन्युफैक्चर के पास जाके बोल सकते हैं यार मेरे को 3 फेज टू 6 फेज ट्रांसफार्मर दो, बना देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं मुँह खोल के बोले हमको कन्वर्टर चाहिए जो कहीं 1-2 गीगावाट हैंडल कर सकता है, बोले सर जी हमसे ना होगा। तो वो जैसे ही कन्वर्टर सस्ता होगा काम हो जाएगा। और दूसरा एक और समस्या होता है बेटर डीसी ब्रेकर। एसी का ब्रेकर बहुत सस्ता पड़ता है कंपेयर टू डीसी। आप लोग देखते होंगे जो लोग सोलर में काम करते होंगे, डीसी का ब्रेकर बहुत बड़ा भरपुष्ट होता है, और ये सब लेवल का डीसी ब्रेकर समझ लीजिए
लगभग नामुमकिन होता है, बनता भी नहीं है, सिलिकॉन से उनको रोकना पड़ता है, क्योंकि कोई आप अगर ऐसे रोक देंगे डीसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डीसी लगा अरे भैया मेरा तो वोल्टेज क्रॉसिंग होता ही नहीं, जो वोल्टेज ऊपर जा रहा है जीरो जाता है बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क बंद हो जाती है। डीसी में ऐसा होगा नहीं, डीसी वो सीधे आर्क बना देगा। इसीलिए से सोलर फार्म मतलब कि ये सिर्फ 60-70 वोल्ट है, उसमें आप ऐसा करेंगे वो बिजली का आर्क चलता रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। तो डीसी में ये दो चीज़ इनको मेहनत करना है, कन्वर्टर सस्ता हो और डीसी ब्रेकर जो है सस्ता, इफिशिएंट, रिलायबल होते जाए, तब जाके ये हर कोई हर समय इस पर कूद पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है। और इसका ये भी फायदा है, आपको कोई फ्रीक्वेंसी का मैच नहीं करना है, कोई फेज एंगल नहीं मैच करना है, बस जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस पर काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।